So very good morning to you all. Welcome to you all in Science Zero online class. Today we are starting our online class. This is the first chapter for class 8th. The name of this chapter is crop production and management. तो आज हम इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं और जो भी कुछ बताया जाए आपको उसको एक नोटबुक के अंदर ज़रूर राइट डाउन करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रॉप के बारे में। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है ये समझ लो आप, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किस पे, कृषि पे, यानी क्रॉप के ऊपर। तो हमारा जो मोस्ट पेइंग ऑक्यूपेशन बोल लो आप, या एक तरीके से अपने जो खाद्यान्न मतलब हमारे जो ईटिंग या ईडेबल जो थिंग्स हैं उनको जनरेट करने वाला एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो है क्रॉप, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्रॉप क्या है, समझिए इसको। When same plants known as crops। देखिए मतलब फसल क्या है कि भाई जब सेम प्लांट्स, ठीक है, आजकल तो हमने क्या कर दिया है भाई, आधे खेत के अंदर देखा हुआ आपने कि कुछ चीज़ें उगाई जा रही है, आधे मतलब एक ही खेत के अंदर हम दो दो प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्रॉप क्या है, जब सेम प्लांट्स को एक लिमिटेड प्लेस या फिक्स जगह के ऊपर क्या किया जाए, ग्रोन मतलब उगाया जाए, ठीक है, उसे अपन क्रॉप्स बोल रहे हैं। आगे बात समझ में। तो आपको पता है भाई क्रॉप्स के लिए जो फार्मर है आपने देखा होगा कि कितना वर्क करते हैं, बहुत सा हार्ड वर्क करते हैं। सबसे पहले अपने जो खेत हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है, मशीन्स के द्वारा। उसके बाद कल्टीवेट करने के बाद उसको फ्री छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वापस से उसमें वाटरिंग करके फिर से उसको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने के बाद वो वापस उसमें क्या करते हैं, जो सीड्स हैं वो सीडलिंग करते हैं, यानी सीड्स ग्रो करवाते हैं मशीन के द्वारा। पुराने टाइम पे यानी एंशिएंट टाइम पे ये जो काम था जानवरों के द्वारा या इंसानों के द्वारा किया जाता था, आजकल ये काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, बहुत फास्ट किया जाता है, ठीक है। पहले इसमें बहुत टाइम लगता था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीड्स जब ग्रो हो जाते हैं उसके बाद उनको हल्का सा वो वाटरिंग करते हैं, जैसे कि वो बाहर आ जाए, थोड़ा सा वाटरिंग हल्का सा। उसके बाद जैसे जैसे जो सीड है वो प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है, प्लांट थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, ग्रोथ करता है, और उसकी हाइट लगभग 1 फीट से 2 फीट के लगभग बराबर हो जाती है। तो उस टाइम पे वापस से क्या किया जाता है, उनको पेस्टिसाइड्स या अपन क्या करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह उसमें डालते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइजर्स के बाद अपन उनके प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड जो होते हैं उसका स्प्रे करवाते हैं। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक अपन उनके ऊपर स्प्रे करवाते हैं जिससे उनके ऊपर कीड़े वगैरह ना लगे, उनकी पत्तियाँ वगैरह जो हैं वो कीड़े ना खाएं। उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई, वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग करने के बाद वीडिसाइड्स करते हैं, यानी जो खरपतवार है उसको अपन क्या करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डाल के ख़त्म करते हैं, या उनको जैसे बोलते हैं ना अपन निराई करते हैं, हिलाओ। उसके बाद क्या किया जाता है भाई, जो क्रॉप है वो बड़ी हो जाती है, केवल वाटरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जस्ट आफ्टर उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी लावणी या जिसको अपन कटाई बोलते हैं, फसल की कटाई करते हैं, ठीक है। कटाई होने के बाद हमारे पास एक और काम रहता है, वो है क्या, वो काम है स्टोरेज का, यानी उसका भंडारण करते हैं हम उसको किसी एक वेयर हाउस के अंदर या कहीं हमारे घर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट पर्पज़। नेक्स्ट पर्पज़ मतलब जैसे अगर सपोज़ करो हमने खाद्यान्न पदार्थ उगाया है तो हमारे खाने में काम आए, जैसे हमने गेहूँ उगाया है, मक्का, बाजरा, ज्वार जो भी है हमारे खाने की चीज़ है, तो हम उसको क्या करते हैं, यानी जो क्रॉप है वो 2 टाइप की है, एक तो पेइंग जिससे हमें अर्निंग होती है, और दूसरा होता है ईडिबल जो खाने की है, ठीक है। तो खाने की भी हम सेल करते हैं, जितना हमें चाहिए उतना रखते हैं, बाकी अपन सेल करते हैं। और बाकी जो दूसरी चीज़ है वो है पेइंग, जैसे सरसों है, मस्टर्ड,
तो अपन उसको घर पे भी रखते हैं क्योंकि उससे अपन ऑयल वगैरह निकलवा लेते हैं, और साथ में दूसरा हम उसको सेल भी करते हैं, उससे अर्निंग होती है हमें। ठीक है, तो जो क्रॉप है, जैसे अब इस टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कपास उगाई जा रही, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन क्या है, ये खाने की थोड़ी ना है, इससे हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, अर्निंग करते हैं। बट इसके अंदर जो सीड्स आते हैं, उन सीड्स को हमें जानवरों के लिए यूज़ करते हैं अपन उनको, तो जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें वापस से प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, वापस से हमें अर्निंग होती है, क्योंकि जो बफेलो वगैरह हैं वो अच्छा दूध देंगी, तो सीधी सी बात है, उनसे हमें अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी बिजनेस हैं लगभग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और वो सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, क्रॉप्स पे। इसलिए कहा गया है कि जिस देश के अंदर कृषि, एग्रीकल्चर या क्रॉप जो है वो अच्छी है, तो ये समझ लो कि वो देश जो है वो डेवलप्ड है। ये समझो, डेवलप्ड का मतलब क्या है कि उसको किसी दूसरे देश से क्या नहीं करना पड़ेगा, खाने की चीज़ें जो भी हैं इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, खेती से रिलेटेड। क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, सीधी सी बात है, वो किस पर डिपेंड करेंगे, खेती के ऊपर। अगर कपास नहीं होगी तो फाइबर नहीं बनेगा, फाइबर नहीं होंगे तो कपड़े नहीं बनेंगे, तो यानी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। खाने की चीज़ें हैं वो सारी किससे बन रही है भाई, सीधी सी बात है, वो सारी क्रॉप से प्राप्त हो रही है हमें, तो वो भी चीज़ें हम उनके ऊपर भी क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, क्रॉप्स के ऊपर ही। अगर ऑयल की बात करूँ या बाकी जो भी बिजनेस है, मोस्टली बिजनेस जो भी हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, खेती के ऊपर। इसलिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये खेती हमारे देश की ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुआ भाई, फसल का उत्पादन, मतलब फसल को किस तरीके से उगाया जाए, उसको किस तरीके से गेट किया जाए पूरी तरीके से, तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं देखो। सबसे पहली जो स्टेप आती है, फर्स्ट स्टेप, वो है कल्टीवेशन। या आप इसको बोलोगे प्लोइंग, जुताई करना, खेतों को जोतना। ठीक है, दूसरी आती है इसके बाद सीडलिंग, थर्ड आएगी इसके बाद वाटरिंग, जिसको अपन इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। फोर्थ स्टेप आ जाती है इसके अंदर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर, मैन्योर। मैन्योर नहीं, अभी इस टाइम पे फर्टिलाइजर ही, मैन्योर का काम शुरू में होता है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, उसके बाद 5 ही स्टेप आप ले सकते हो। उसके बाद भाई फर्टिलाइजर छिड़क दिए, उसके बाद क्या होगा, वीड्स उगेंगे तो वीडीसाइड्स, ये वीडलिंग करेंगे अपन, क्या करेंगे, वीडलिंग्स। ठीक है, छठी जो प्रोसेस होगी, यानी छठी जो स्टेप है, वो स्टेप है उसके बाद अगेन वाटरिंग होगी, लेकिन वाटरिंग हम कर चुके हैं, इरिगेशन में आपको इसी में बता दूंगा। तो उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद आ जाता है, इधर लिख देता हूँ, 7th स्टेप में स्टोरिंग या स्टोरेज। ये तो देखिए भाई, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये हमारे दिमाग में आता है कि वाई द फार्मर्स कल्टीवेट दियर फील्ड। किसान जो है अपने खेतों को कल्टीवेट क्यों करते हैं, क्यों उनकी जुताई करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहला पॉइंट उठा रहा हूँ इसमें, कल्टीवेशन। तो देखिए आप इसके बारे में, कल्टीवेशन या प्लोइंग। ठीक है, तो देखिए ध्यान दें, यहाँ 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं वैसे, कल्टीवेशन और प्लोइंग। तो देखो ये जो प्लोइंग है ये मोस्टली एनिमल्स और विद वुमन के साथ यूज़ किया जाता था, और ये मशीन्स के लिए कल्टीवेटर्स आते होंगे, आपने देखा होगा मशीनों के, यानी ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होंगे,
उसके लिए यूज़ किया जाता था। प्लोइंग भी वही वर्ड है, जुताई करना, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो जानवरों के द्वारा की जाती है, जानवर प्लस ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा तो होगा ही काम, ठीक है, और साथ में ये जो है ये मशीन्स के द्वारा होगा। तो सबसे पहला वर्ग और जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था व्हाई पीपल और यू कैन से फार्मर कल्टीवेट देयर फील्ड। तो देखो आप ये देख पा रहे होंगे भाई, हमने देखा है कि बहुत सी बार जो किसान है वो अपने खेतों को कल्टीवेट करवाते हैं। जैसे एक बार करवा ले तो भी वही बात है, 4 बार करवाएंगे तो भी वही बात है, लेकिन ऐसा क्या है कि भाई वो बार बार कल्टीवेट करवाते हैं खेतों को, ऐसा क्यों, मतलब वो इतना खर्चा उसमें कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊँगा आज। देखो तो ऐसा क्यों, सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई भी खेत है, मान लो ये एक फील्ड है, जैसे कोई भी फसल अभी हमने की है, अभी लेटेस्ट मान लो कोई फसल की है, उस फसल करने के बाद आपको पता है भाई उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स कहाँ होंगी, ज़मीन के अंदर, ठीक है। बहुत सी ग्रास वीड्स वगैरह इसके ऊपर होंगे भाई। इसमें क्या क्या मिलेंगे हमें, ग्रास मिलेगी, बहुत सी घास मिलेगी, वीड्स खरपतवार मिलेगी बहुत सी, ठीक है, और द रूट्स ऑफ लेफ्ट रूट्स ऑफ क्रॉप। भाई गेहूँ वगैरह तो हम उखाड़ते थोड़ी ना है, सीधी सी बात है, उनकी जड़ें वहीं रह जाती हैं, सरसों है उनकी जड़ें वहीं रह जाती है। तो जो क्रॉप्स है, लेफ्ट रूट्स है क्रॉप्स की, वो भी खेत में ही है, ठीक है। हम इसको कुछ समय के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने एक बार कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करने से होता क्या है, जो रूट्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो रूट्स के अंदर जो क्या लग गए थे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह जो लग गए थे, यानी बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। तो उनको कुछ पक्षी खा जाएंगे, कुछ क्या होगा, वो धूप से जल जाएंगे। दूसरी बात, ये जो ग्रास है ये भी कट जाएगी, कट जाने के बाद क्या आ गई, ये भी बाहर आ गई, और बाहर आ गई तो ये भी धूप के अंदर जल जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, वीड्स, ये भी बाहर आ जाएंगे उखड़ने के बाद, जब इनको वाटर नहीं मिलेगा, रूट्स बाहर होंगी, तो ये भी सूख के क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। कुछ हवा के द्वारा क्या हो जाएंगे, इरोजन हो जाएगा इनका, ठीक है। कुछ पानी के द्वारा बह जाएंगे बारिश के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहली बार कल्टीवेट करते हैं। अब ये तो हो गया शुरू वाला कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसको फसल को जैसे उगाने जा रहे हैं, यानी सीड्स ग्रोइंग करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम कल्टीवेट करवाते हैं। वो कल्टीवेट क्यों कराते हैं, लूजनिंग के लिए। किसके लिए, लूजनिंग प्लस रिमूविंग। किसको रिमूव कर रहे हैं हम, वीड्स को अगेन दोबारा सूख जाते हैं, क्योंकि इनके सीड्स जो हैं वो वहीं गिर जाते हैं, हल्का सा उनको बारिश होती है तो ये वापस सूख जाते हैं, तो दोबारा से ग्रास को रिमूव कर रहे हैं। और तीसरा हम क्या कर रहे हैं, जो रूट्स जो सही तरीके से दोबारा से जर्मिनेट हो गई थी वो उनको वापस करने के लिए। और एक होता है लूजनिंग। लूजनिंग मतलब क्या हो गया कि मिट्टी जो है वो फुलफी हो जाएगी, बिल्कुल खुली हो जाएगी, कहने का मतलब उसमें आसानी से जो छोटे टिनी प्लांट है उनकी जड़ें जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होगी, कोमल, और वो हार्ड सरफेस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी सही तरीके से, यानी जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फसल उगी है वो सही तरीके से नहीं होगी, इसलिए उसको कल्टीवेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने उसको पहले ही 2 बार कल्टीवेट करवाया, तो एक बार तो ये काम हो जाएगा, दूसरी बार ये काम होगा कल्टीवेट करवाने के बाद। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं भाई, सीड्स जो हैं हम उसके अंदर सीडलिंग करवाते हैं। ये मशीन्स के द्वारा भी होता है और पहले जानवरों के द्वारा होता था। मैं आपको प्लोइंग के बारे में बता रहा था कि ये जो होता था, ये शुरुआत में पहले ये काम किससे होता था, जानवरों के द्वारा होता था। अब जो ये काम है, क्योंकि जानवरों में सीधी सी बात आपने देखा होगा कि जैसे एक वुड है, पीछे एक इंसान है, एक बार लेके जाएगा एक लाइन, ये खेत है, अब यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कई राउंड लगाने पड़ेंगे इसको, इसमें तो बहुत मतलब टाइम लगता था, इसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग वर्क था ये। लेकिन जैसे ही हमारे पास मशीन्स आई तो ये काम हमारा जल्दी होने लग गया, ठीक है, इसलिए हमने मशीन्स यूज़ किए हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई लूजनिंग होती है कल्टीवेशन करने से, ठीक है, और लूजनिंग होनी होगी तो क्या होगा, देखो जैसे हमने कोई भी प्लांट उगा रखा है घर के ऊपर, जैसे कोई भी फ्रूट्स का है या कोई और चीज़ों का हमने जैसे छायादार वृक्ष उगाए हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो उनकी जड़ें हैं उनको हम क्या करते हैं, उनमें खुदाई करते हैं। कारण क्या है कि उसमें कुछ जो कीड़े वगैरह लग गए थे वो बाहर आ जाएंगे, तो धूप से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी
कि जो उसकी जड़ें हैं, सॉफ्ट जड़ें हैं, तुम्हें पता है, तो वो आराम से क्या कर पाएंगी, एयर ही हो जाएगी वो मिट्टी, हवा अंदर से एंटर करेगी और फिर बाहर आएगी। तो इससे आसानी से जड़ों को क्या मिलेगी भाई, हवा मिलेगी। तो ये भी बेनिफिट है उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें वहाँ चाहिए, इसलिए हम उनको मिट्टी को लूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ हमने हाथ से किया या मशीनों से कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया है उसको कल्टीवेट करने के लिए हमें मशीन चाहिए, ठीक है भाई। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। मैं बात करता हूँ अब सेकेंड स्टेप की, जो थी सीडलिंग। सीडलिंग आप जान पा रहे हो, ये सेकेंड स्टेप है। तो इसमें क्या है भाई, प्रोसेस इन विच सीड्स आर ग्रोन। और ग्रोविंग सीड्स भी आप बोल सकते हो। बीज उगाने की जो क्रिया है उसी को अपन सीडलिंग बोलेंगे, ठीक है। एंशियंट टाइम में ये वर्क जो था ये एनिमल्स के द्वारा होता था। नाउअडेज यानी आजकल ये जो काम है मशीन्स के द्वारा होता है, ट्रैक्टर के द्वारा होता है, ठीक है। वो जो कि जल्दी होता है, जिससे इंसान का टाइम बचता है और वह उसकी जो एफर्ट है वो भी कम लगता है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो मैनेज भी कर पाता है इसको, ठीक है। ये था हमारा सीडलिंग। तीसरी स्टेप थी इसकी भाई, थर्ड स्टेप, इरिगेशन, या इसको अपन बोलेंगे वाटरिंग। प्रोसेस ऑफ वाटरिंग बोलो आप इसको एक तरीके से। देखो ये क्या है भाई, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग टू द प्लांट्स। तो देखो आपने देखा होगा कि बहुत सी फसलें हैं उनको बार बार हमें इरिगेट करना पड़ता है। कई ऐसी फसलें हैं जिनको 2 या 3 बार इरिगेट करना पड़ता है, कई ऐसी हैं जिनमें बार बार इरिगेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ फसलें जो हैं वो ज़्यादा पानी यूज़ करती हैं और कुछ कम पानी के अंदर भी ग्रो कर पाती हैं, सर्वाइव। जैसे राइस की मैं बात करूँ तो राइस को उगाने के लिए क्या करते हैं भाई, खेत को अच्छी तरीके से पानी से भर देते हैं और उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारे आसपास राइस नहीं हो पाता। क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो कैसी है भाई, बलुई मिट्टी है और इसमें हमें इतनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधी सी बात हमारे पास इतने पानी की व्यवस्था है नहीं, तो यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो मिट्टी है अगर हम पानी भर भी देंगे तो 2 दिन के अंदर वो पानी सूख जाएगा। और उनके वहाँ कैसी सोइल है, क्लेई सोइल है, तो सीधी सी बात है वो क्लेई सोइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब लेट करती है, मतलब कम से कम 10 से 15 दिन और 20 दिन, ठीक है, वो पानी वहीं पे ही रहता है। क्योंकि वो कम एब्जॉर्ब करती है तो पानी वहीं बना रहेगा, इसलिए उनको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास पानी की आवश्यकता बढ़िया पूर्ति होती है, किसकी वजह से, मिट्टी की वजह से भी। यहाँ भी एक रीज़न है इसका मिट्टी, क्योंकि हमारे पास सैंडी सॉइल है। आज हमने इस पानी को अच्छे से भर दिया है खेत को, लेकिन हम 2 या 3 दिन बाद देखेंगे वो बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से हमें उतना ही पानी चाहिए और पूरे खेत को फुल भरने के लिए हमें बहुत से पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा ही अगर आप सभी खेत करने वाले, सभी जो फार्मर है करने लगेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम वो खेती नहीं करते। तो जैसे हम मस्टर्ड की खेती करते हैं उसमें लास्ट 3 से 4 पानी, 3 ही पानी दिए जाते हैं, बहुत से 4 पानी भी दे देते हैं। लेकिन ये है कि यानी ये जो पानी देने की क्रिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। अब इरिगेशन डिपेंड करता है उस क्रॉप के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, इरिगेशन। ये हमारी थर्ड स्टेप थी। तो जो बाकी स्टेप बच रही है भाई वो पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक और वॉट एवर रजिस्टर यू हैव टू राइट डाउन इन दैट एंड यू हैव टू रिवाइज दिस टू। On next day I will repeat from the same. Okay, I hope that you have got these whole things. Thank you very much for attending the class.